Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 19th April 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now, our first article is Same-Sex Union, Supreme Court to seize if a special marriage act can be deemed gender neutral. अब यहाँ पे हमने कल इस आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस किया था और बात की थी किसकी, सेम सेक्स मैरिज की. इसके कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं. सेंटर ने भी इसे क्या कहा था कि ये क्या है, जो अर्बन एलीट क्लास का एक क्या बन चुका है, एक व्यू बन चुका है. ओके, बट इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, पिटीशन जो फाइल की गई थी, उस पर क्वेश्चन उठाया था स्पेशल मैरिज एक्ट पे. एक्चुअली जो स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाया गया था. बट क्या होता है, जब भी दो पर्सन यहाँ पे शादी करते हैं, यहाँ पे जब शादी होती है तो शादी के बाद उन्हें क्या करना होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. अब जो होमोसेक्सुअल पीपल हैं, जब उन्होंने शादी की तो उनको क्या, जब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर वो रजिस्ट्रेशन करवाने गए तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि क्या मेंशन है, ग्रूम, ब्राइड, गर्ल, बॉयज, मेल, फीमेल. तो इस तरीके का जो वर्ड्स है वो यूज किया गया, जिसके कारण वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे थे. ओके, तो इसी के तहत यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई. अब यहाँ पर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैन और एन एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एट ऑल. A man or woman is not a definition of what their genitals are. It is far more complex. Even when the Special Marriage Act says man and woman, the very notion of man and women is not an absolute on what genital you have. तो देखिए, इसमें उन्होंने ये कहा कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट में मैन एंड वुमेन, ये जो वर्ड्स है इसका यूज किया गया है, तो ये यहाँ पर ये डिफाइन नहीं करते हैं कि जो मैन एंड वुमेन है उनका जेनाइटल क्या होगा. ओके, तो इसमें यही बात की जा रही है कि हम स्पेशल जो मैरिज एक्ट है उसको हम कितना जेंडर न्यूट्रल यहाँ पर बना सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हम इसको मतलब कि कितना ज्यादा उसमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, कितना ज्यादा हम उसको जेंडर न्यूट्रल बना सकते हैं. आप यहाँ पे देखेंगे broader reading of the Special Marriage Act by interpreting it as gender neutral said the petition were not delving into the personal law of a religions. यहाँ पे बात की जा रही है कि जो जेंडर स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके जो पर्सनल लॉ है और जो रिलीजियस लॉ है, एक तो पहली बात जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो पर्सनल लॉ नहीं है. उसके बाद यहाँ पर हम उसका वाइडर इंटरप्रिटेशन चाहते हैं, बट ओनली सीकिंग अ वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट टू इंक्लूड सेम सेक्स मैरिज. यहाँ पर हम रिलीजन मतलब उसमें जो पर्सनल लॉज हैं इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं जैसे कि मैन एंड वुमेन, तो इसका हम एक वाइडर इंटरप्रिटेशन और उसमें जो एक्ट में सेम सेक्स मैरिज को भी क्या करना चाहते हैं, एक तरीके से इंक्लूड करना चाहते हैं. ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा. नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया रशिया एग्री टू डीपन ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस. अब यहाँ पे क्या हुई है, एक मीटिंग हुई है, इंडिया एंड रशिया डिस्कस ट्रेड डेफिसिट, कि इंडिया और रशिया के बीच में यहाँ पे एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं इंडिया और रशिया में जो ट्रेड डेफिसिट है उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ है, कॉर्पोरेशन है इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, technological and cultural cooperation. The meeting on Tuesday was co-chaired by Denis Montus, Deputy Prime Minister and Ministers of Trade Industry from Russia and External Affairs Minister S. Jaishankar. तो यहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, और हमारे यहाँ से इंडिया से देखें तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, इनके बीच में यहाँ पर मीटिंग हुई है. यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, जो हमारे बायलैटरल ट्रेड्स हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उनको हम किस तरीके से साथ में आकर जो हमारा एक फुल पोटेंशियल है उसको हमें क्या करना है, अचीव करना है. ओके, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि agreed to work together to unlock full potential including addressing the trade deficit and market access issues. यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट है, मार्केट एक्सेस के जो इश्यूज हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे बात की जा रही है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इकोनॉमिक जो हमारे रिलेशन है, बायलैटरल ट्रेड रिलेशन है, इसको और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग बनाएंगे और इसको हम जो इसका एक फुल पोटेंशियल है उसको अनलॉक किया जाएगा. ओके, तो आपको आई होप ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. Now next article is the future of India civil society organization.
ओके अब इस आर्टिकल में देखिए आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर इस आर्टिकल को लिंक किया गया है किसके साथ, हमारी जो गवर्नमेंट है उसके साथ यहाँ पर लिंक किया गया है कि गवर्नमेंट मतलब जब से हम ये देखेंगे बीजेपी लेड गवर्नमेंट आई है तब से जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है इनका जो रोल है किस तरीके से मतलब कि धीरे धीरे ड्रास्टिकली यहाँ पे श्रिंक हो रहा है ओके और उनका जो एक तरीके से रोल होता है। अब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से डेमोक्रेसी में हमारे 4 मेन पिलर होते हैं, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड मीडिया। ओके तो सिविल सोसाइटी को डेमोक्रेसी में इसका 5th पिलर माना जाता है। सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या होता है, 5th पिलर होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब ये हमारी सोसाइटी का मतलब कि डेमोक्रेसी का ही 5th पिलर है तो ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ओके अब इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से जो सिविल सोसाइटी का रोल है धीरे धीरे क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। ओके सो नाउ द civil society organization or movements either in pre-legislative stage or in redress the lacuna in the implementation of government scheme. Given that advocacy is effective dead, the ability of civil society to shape policy and public discourse has shrunk drastically. यहाँ पर सिविल सोसाइटी का रोल क्या होता है, पहले हम सिविल सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में हम इस आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं कि मतलब रिफर्स to a wide array of organization, community group, non-governmental organization, labor union, indigenous group, charitable organization, faith-based organization, professional association and foundation, वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ने ये क्या है, सिविल सोसाइटी को रेफर किया कि सिविल सोसाइटी क्या क्या हो सकती है ना। तो आप इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेंगे, एनजीओ एक अलग चीज हो जाती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और सिविल सोसाइटी एक अलग चीज हो जाती है। सिविल सोसाइटी में आपके एनजीओ, जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, ये सारे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो सिविल सोसाइटी क्या है, एक वाइडर टर्म है इन कंपैरिजन टू एनजीओ। तो आपको जो हमारी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे यहाँ पर अलग रखना है, ठीक है। सिविल सोसाइटी बिकम पॉपुलर इन 1980s, okay, when it started to identify with the non-state movements defining authoritarian regime especially in Eastern Europe and Latin America. जो सिविल सोसाइटी का पॉपुलर होता है 1980s के टाइम पर, ये जो वर्ड है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। सिविल सोसाइटी का मेन रोल ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट है, किसी भी स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट है, जब वो वहाँ पर अथॉरिटेरियन रिजीम जो रीन है वो आने लगती है, मतलब कि गवर्नमेंट क्या होने लगती है, धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने लगती है। तो उस केस में जैसे कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लेकर आ रही है, किस तरीके के उसके प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं किस तरीके के, उसको पूरा स्क्रूटिनाइज करती है। सिविल सोसाइटी का मतलब आप देखेंगे जो रोल होता है बहुत ज़्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव में होता है। उनका जो इंक्लूजन होता है, आप जितनी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं पूरा उनके अंदर तक होता है कि वो हर एक जो चीज़ें गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे करती है, उसको पूरा स्क्रूटनाइज किया जाता है। अगर हम वर्ल्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ये एग्जाम्पल्स हैं सिविल सोसाइटी के, एम्स्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्रीन पीस, द दानिश रिफ्यूजी काउंसिल, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। तो हमने ये वाइडर पर्सपेक्टिव में देखा। अब हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में क्या है, सिविल सोसाइटी एज अ थर्ड सेक्टर। ओके, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन 2 or more individuals through mutual cohesion, common approach and networking. Democracy inherently encourages such cooperative behavior. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में थर्ड सेक्टर की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जो 2 इंडिविजुअल्स हैं इनके बीच में कॉपरेशन को स्टैब्लिश करने का काम करता है, प्रमोट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन एज वन ऑफ द कोर राइट ऑफ इट्स सिटीजन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है। तो हमारे पास देखिए, सिविल सोसाइटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एसोसिएशन बनाना है, यूनियन बनाना है, तो हमारे पास क्या है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रमोट करता है ये आर्टिकल हमें, कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उसको यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, करंट की बात करते हैं तो इन करंट मॉडल इकोनॉमिक ग्रोथ द वॉलंटरी सिविल सोसाइटी सेक्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द की प्लेयर इन अचीविंग इक्विटेबल, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे करंट की बात करते हैं तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ और वॉलंटरी सिविल सोसाइटी सेक्टर्स है, उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया है, मतलब कि की प्लेयर की तरह उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो क्या कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं एक इक्विटेबल, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो हमारे गोल्स हैं। ओके, in India is as India is not participatory
पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी नहीं होती है, नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी कहती है रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी लेकर आई, कोई बिल लेकर आ रही, तो उस बिल को यहाँ पे पब्लिक में रखा जाएगा और पब्लिक की यहाँ पे क्या क्या उस पर राय है ना, उस पर क्या क्या पब्लिक डिसीजन ले सकती है, क्या क्या उसमें पॉइंट्स होते हैं। तो वो जो बिल होती है उसको पूरा पब्लिक स्क्रूटिनाइज करती है, उसके बाद उसमें बिल में क्या चेंजेस करने हैं, क्या चेंज नहीं करने हैं, तो वो पूरा पब्लिक के पास रखा जाता है और पब्लिक उसमें डिसीजन लेती है। बट इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है, तो वहाँ पर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव। हम यहाँ पर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं और हमारे लिए वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। ओके तो इसलिए यहाँ पर हम जो सिविल सोसाइटी का रोल हो जाता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिविल सोसाइटी एक्ट एज इंटरफेस और इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द गवर्न हैंड। तो यहाँ पे क्या करती है, जो गवर्नमेंट है और जो गवर्न हो रहे हैं, गवर्नमेंट और जो गवर्न हो रहे सिटीजन्स के बीच में क्या करती है, एक जो इंटरफेस, यहाँ पे जो एक गैप है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और इसके कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं कभी कभार एक गैप होता है, तो उस गैप को फिल करने का काम कौन करती है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन करती है। फंक्शंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो उसको थर्ड सेक्टर माना जाता है। ये जो मार्केट होता है उसको इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती है, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस, ओपननेस, रिस्पॉन्सिवनेस। पॉलिसी जो होती है उनको एनालाइज करती है, उसको एडवोकेसी करती है। कुछ वहाँ पे अगर एडवाइस की जरूरत है तो वो एडवाइस भी प्रोवाइड करती है सिविल सोसाइटी। यहाँ पे रेगुलेशन होता है, मॉनिटरिंग होती है, जो स्टेट परफॉर्मेंस है, जो एक्शंस बिहेवियर है पब्लिक ऑफिशियल्स के, स्टेट्स के, तो उसको रेगुलेट करना, मॉनिटर करना भी काम किसका हो जाता है, सिविल सोसाइटी का हो जाता है। बिल्डिंग सोशल कैपिटल, इनेबलाइजिंग सिटीजन्स टू आइडेंटिफाई एंड आर्टिकुलेशन ऑफ देयर वैल्यूज, बिलीफ, सिविक्स, नॉर्म एंड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। तो हमने यहाँ पर देखा कि सिविल सोसाइटी का रोल किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कितना ज्यादा होता है। अब इस आर्टिकल की तरफ हम आते हैं। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखिए, हमने यहाँ पे बात कर ली किसकी, सिविल सोसाइटी की, कि इसका रोल यहाँ पर कितना ज्यादा है। बट धीरे धीरे इंडिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो सिविल सोसाइटी का रोल है वो ड्रास्टिकली क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। ओके अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे कि all this has been coupled with the BJP heading the structural adjustment of India's civil society landscape. By positioning many institutions from the Sangh Parivar, the BJP is fostering a new civil society for new India. अब यहाँ पे देखिए, हमें ये जो सेंटेंस है इससे यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। क्या क्या हो रहा, जैसे कि हम यहाँ पे देखें जो कुछ संघ है हमारे, फॉर एग्जाम्पल संघ CSO आर ऑल्सो द प्रिंसिपल बेनिफिशियरी ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। तो यहाँ पर देखिए इनका जो एक्सेस होता है कितना ज़्यादा होता है। जितने भी यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, कल्चर, पर्सनल एज वेल एज दलित एंड आदिवासी वेलफेयर, ये जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको ये जो संघ इंस्टीट्यूशन होते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके जितने भी मतलब कि आप एक्टिविटीज देखेंगे अपार्ट फ्रॉम द प्रोग्रामेटिक इम्प्लीकेशन, दिस हैज activities related to welfare of women, Dalits, Adivasis, student, human rights, freedom and increasingly शेप द संघ आइडियोलॉजिकल इम्पेरेटिव्स। तो मतलब हमने यहाँ पे देख लिया कि इनका रोल कितना ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हमें एक क्या ज़रूरत है कि हम किस तरीके से जो सिविल सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वेरियस इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि जो सिविल सोसाइटी है उसका जो रोल है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? फर्स्ट अगर हम रीज़न देखें तो पहला रीज़न ये है कि यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल एंड जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है वो इस पर बहुत ज़्यादा इम्पोज होता है। क्योंकि सिविल सोसाइटी में अगर हम देखें तो ज़्यादातर आपको कैसे लोग मिलेंगे, यहाँ पे जो यंग जनरेशन होती है ना, यंगर जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पर, तो उनके पास इतना ज़्यादा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट नहीं होता और फाइनेंशियली वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो सिविल सोसाइटी की जो नीड्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो उनकी जो नीड्स यहाँ पे पूरी फुलफिल नहीं हो पाती हैं, इसलिए जो सिविल सोसाइटी के मूवमेंट्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, श्रंक हो रहे हैं। सेकंड, विदाउट सस्टेन्ड सपोर्ट CSO कैन नॉट पॉजिटिवली मोल्ड पब्लिक डिस्कोर्स और मेक अ टेंजिबल इम्पैक्ट ऑन द नेशन एट अ लार्ज। यहाँ पर एक सस्टेन सपोर्ट नहीं मिल पाता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके कारण वो जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसको यहाँ पे मोल्ड नहीं कर पाते हैं। उसका जो एक टेंजिबल इम्पैक्ट होना चाहिए सिविल सोसाइटी का वो नेशन पर नहीं आ पाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी XYZ यहाँ पर क्या है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, अब इनके पास यहाँ पर फंड नहीं है, कोई भी आप एक ऐसा कह सकते हैं सस्टेन सपोर्ट नहीं। सस्टेन सपोर्ट का मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी एक स्ट्रॉन्ग मतलब पर्सन का सपोर्ट हो, जिसके कारण यहाँ पर
हम यहाँ पे क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, पब्लिक के यहाँ पे जो पब्लिक के जो थॉट्स हैं, जो डिस्कोर्स, उसको हम किस तरीके से चेंज करना चाहते हैं। तो जब तक हमारे पास एक सस्टेन सपोर्ट नहीं होता है तो हम यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। ओके, और पहला हमने देख लिया क्या, फाइनेंशियल, यहाँ पे सस्टेन भी नहीं है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो थर्ड इसमें क्या बात की गई है कि at third, with the government consciously avoiding CSO movement, their ability to shape policy is diminished. अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनकी जो मूवमेंट्स हैं उनको यहाँ पे इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो पॉलिसी, जब फॉर एग्जांपल अगर वो किसी के अगेंस्ट में आते हैं बट स्टिल गवर्नमेंट क्या कर देती है, उसको अवॉइड कर देती है, उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर देती है, जिसके कारण उनका जो एक तरीके से पॉलिसी जो एबिलिटी है धीरे धीरे क्या हो रही है, डिमिनिश्ड हो रही है। ओके, तो ये हमने देख ली कि इनको ये रीअलाइनमेंट की जरूरत है। अब यहाँ पे यही बात की जा रही है कि हमें इसको क्या करने की जरूरत है, रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि सिविल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के फ्यूचर के लिए। द वन पॉसिबिलिटी दैट कुड इमर्ज इज दैट यंग एक्टिविस्ट कुड बी inducted into political parties either within the party organization or in the aligned body। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सिविल सोसाइटी में होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे यहाँ पे इंटरेक्ट होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका यहाँ से इंडक्टेड होते हैं। तो यही यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, दिस कुड क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मॉरल फोर्स विद इन द पार्टीज विच कुड बैलेंस इलेक्टोरल कंपल्शन विद द ethical human right consideration. This would afford parties to layer systematic approach to thorny issues। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर जो यंग एक्टिविस्ट हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पे क्या होंगे, इंडक्ट होंगे, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या होगा, एक इलेक्टोरल कंपल्शन है वो क्रिएट होगा, एक बैलेंस इलेक्टोरल कंपल्शन क्रिएट होगा। जो हमारे ह्यूमन राइट कंसिडरेशन है, एथिकल ह्यूमन राइट कंसिडरेशन है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम इलेक्टोरल कंपल्शन की तरफ जाएंगे तो ये सारी जो चीज़ें उनको सामने रखेंगे। इससे जो हमारे थ्रोनी इशूज़ हैं वो यहाँ पर उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर पाएंगे। देखिए एट लास्ट इसमें यही कहा जा रहा है कि जो सिविल सोसाइटी है वो क्या कर रही हैं, in the spirit private philanthropists and companies need to realize that they are the only lifeline for progressive SCOs today। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो प्राइवेट फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, कंपनीज हैं, उन्हें ये रियलाइज करना चाहिए। अब देखिए गवर्नमेंट का यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट हमें जैसे कि कोई प्राइवेट यहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट हो गए, प्राइवेट फैक्टर हो गए, जिसका यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसके पास पावर है, तो वो क्या कर सकती है, सिविल सोसाइटीज़ को यहाँ पे उनका जो प्रोग्रेसिव एक लाइफलाइन है उसको यहाँ पे सपोर्ट कर सकती हैं। येस, इट इज़ इंडेफिनेट ईजियर टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क ऑन अ सॉफ्ट इशूज दैट मे नॉट इन्वाइट द वार्मथ ऑफ द पावर दैट बी। सिविल सोसाइटी कई बार ऐसे जो इशूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा पावर तो हमें नहीं ला कर दे सकते हैं, मतलब कि अगर हम उस इशू को सामने रखें तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएं इस तरीके से, बट फिर भी वो जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमारी डेमोक्रेसी, मतलब कि किसी थोड़ा सा भी अगर चेंज लाना है तो वो इशू क्या हो सकता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। Only through such principled coalition can we first safeguard and eventually further the constitutional idea of India। हम यहाँ पे सिविल सोसाइटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि ये क्या फिफ्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ट्रांसजेंडिंग इंस्ट्रूमेंटल एजेंसीज एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज, इंडियन मस्ट फाइंड टू इनकरेज वर्क टुगेदर एंड साइलेंटली डिवाइस न्यू मेथड्स ऑफ कोलिब्रेशन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये क्या है, इंडिया का फिफ्थ पिलर है, हमें यहाँ पर साथ पर आना होगा, जो एक साथ आकर इनकरेज करना होगा लोगों को कि हम यहाँ पर एक साथ काम करें और साइलेंटली ये जो मेथड्स हैं कोलिब्रेशन को उसको यहाँ पे प्रमोट करें। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अ मैसेज फॉर द प्लानर्स इन डीलिंग विद द ड्रैगन्स। ड्रैगन मतलब आप यहाँ पे सिर्फ ये चाइना की बात की जा रही है। ओके, इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए चाइना यहाँ पे कई बार क्या करता है, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने क्या किया है, जो अरुणाचल प्रदेश के 11 प्लेसेस है उसका जो नेम है उसको रीनेम करने की बात की है ना, रीनेम किया जा रहा है चाइना के थ्रू। अब यहाँ पे चाइना से मतलब किस तरीके से डील करना चाहिए उसके बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है। देखिए इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसमें यही बताया जा रहा है जैसे कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट होते हुए आपको 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आज क्या है, अप्रैल हो गया, फेब में, ये लास्ट ईयर फेब में स्टार्ट हुआ था और इसको 1 साल हो चुका है। स्टिल ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी भी चल रहा है, जो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट स्टिल इट इज़ ऑन गोइंग। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना तो यूक्रेन पीछे हट रहा है ना ही रशिया पीछे हट रहा है। क्यों? क्योंकि रशिया क्या है, एक पावरफुल कंट्री है, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर हम मिलिट्री के उसमें देखें,
मिलिट्री के बेस पे देखें, डिफेंस के सिस्टम में देखें, तो रशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। रशिया के पास इतनी ज़्यादा पावर है। हम इस आर्टिकल में यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के पास या तो किसी भी कंट्री को इतना ज़्यादा पावरफुल होना होगा। अगर आप किसी कंट्री के साथ कन्फ्लिक्ट में आते हैं तो यू हैव टू इंश्योर दैट आप उतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि आप अगर वॉर को जीत नहीं पाते हैं, जो कन्फ्लिक्ट है आप उसको जीत नहीं पाते हैं, वॉर नहीं कर पाते उसके, बट स्टिल आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर पा रहे हैं। देखिए रशिया के यहाँ पे एग्जांपल, रशिया के पास किसी का भी सपोर्ट नहीं एक तरीके से देखा जाए। यूक्रेन के पास तो पूरा वेस्ट है, उसको वेस्ट है, यहाँ पे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। बट रशिया के पास देखिए तो रशिया खुद ही इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि उसने वॉर को अभी भी कंटिन्यू ये कर रहा है। तो इसमें इंडिया को भी यही कहा गया है कि देखिए चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना कर कब यहाँ पे क्या कर दे हमें नहीं पता। इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि चाइनीज गवर्नमेंट यहाँ पे कहती रहती है कि हमें काम करना चाहिए, डेयर टू फाइट एंड बी गुड एट फाइटिंग, टू ब्रेक आउट द डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजीज एंड टू गेट सोसाइटी to rally behind the People's Liberation Army and use the thrust towards unification of the motherland as the stepping stone to making China great again. These statements are unexceptional for any head of a government to make, except that we need to prepare for the tenure of proclamation getting converted to kinetic activity vis-a-vis our own border problems with बीजिंग। ऑलरेडी हमारे चाइना के साथ हमारी बॉर्डर इश्यूज हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ पे देखिए चाइना जो चाइनीज गवर्नमेंट है उनकी तरफ से यहाँ पे इस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो स्टेटमेंट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए क्या है, अनएक्सेप्शनल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्री को मतलब इंडिया को भी क्या होना होगा, अपने लिए प्लानिंग करके रखनी होगी। जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस यहाँ पे जो सेक्रेटरी है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर हम इस साल की बजट की बात करें तो उसका इंडिया का 3% ऑफ जीडीपी किस में लगाया गया है, डिफेंस सिस्टम में लगाया गया है। उसमें अगर जब इससे बात की गई, हम जो डिफेंस सेक्रेटरी थे उन्होंने ये कहा कि जो एलोकेशन हुआ है वो मोर देन सफिशियंट है। ओके अब देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डिफेंस कमेटी इन्होंने ये रिमार्क किया, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो इंडियन एयरफोर्स है, तेजस फाइटर जेट्स हैं, और जितने भी AIF जो इंडियन एयरफोर्स है उनको जो स्ट्राइकिंग पावर इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट में यहाँ पे चाहिए। तो ये जो फाइटर जेट्स हैं इनकी जो आप एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रोडक्शन रेट है उसको और ज़्यादा क्या करना होगा, इंक्रीज़ करना होगा। जो हम यहाँ पे प्रोडक्शन में डिले होता है उसको यहाँ पे धीरे धीरे क्या करना होगा, उस डिले को कम करना होगा, और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है इक्विपमेंट से उसको स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि कहाँ से कब कैसा क्या हो सकता है हमें ये कुछ भी नहीं पता है। ओके तो उसमें देखिए यही कहा जा रहा है कि एज वी एंटर अनदर इलेक्शन ईयर द डिसीजन मेकर्स आर श्योर टू बी अवेयर दैट पावर टॉक्स एंड टॉक डिसिसिवली द ऑनगोइंग 1 year plus Russia Ukraine conflict has shown that power is not just about processing capabilities but also about the capacity to last the distance too। आप ये लाइन यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि इसमें ये कहा गया है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट यहाँ पे अभी भी चल रहा है, इसको 1 साल हो चुका है, इसमें 1+ year और होने वाला है। तो इसने यहाँ पे क्या शो किया है, शोन दैट पावर इज नॉट जस्ट अबाउट पॉजेसिंग कैपेबिलिटी। पावर क्या होती है कि आप मतलब कि कैपेसिटी को यहाँ पे पजेस करते हैं, वो पावर नहीं होती है, बट यहाँ पर आप कितना ज़्यादा मतलब कितना डिस्टेंस तक चल सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितना है कि आप कितना लास्ट कर सकते हो, लास्ट द डिस्टेंस टू, ये होती है पावर एक तरीके से। तो इंडियाज एक्विजिशन प्लान मस्ट बी ओरिएंटेड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जो इंडिया के प्लान होने चाहिए उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ओके तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अ जजमेंट दैट अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे बताई जा रही वेरियस जजमेंट्स की बात की गई है, जिसके कारण उन्हें ये बताया कि उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है ना, उसको क्या करके रखा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की हम जिसकी बात करते हैं तो उसको क्या करके रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक डिग्निटी है, इंटीग्रिटी है, उसको यहाँ पे अपहोल्ड करके रखा है कुछ जजमेंट्स ने। पहला वैसे इसमें मेनली बात की जा रही है जो हमारा मीडिया 1 केस है उसके बारे में बात की गई है कि मीडिया 1 केस में अगर हम देखें तो द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द मीडिया 1 केस मध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड इंडिया 1 हेडक्वार्टर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स रिक्वायर्स अ पॉलिटिकल रीडिंग नॉट merely लीगल। इट्स अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द जुडिशियल फ्लाइट अगेंस्ट सील्ड कवर माल प्रैक्टिस। अब देखिए हमने इस आर्टिकल को आई होप इफ यू रिमेंबर इसको डिस्कस किया था कि जो ये मीडिया 1 की जिसमें मध्यम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड एक चैनल था जिसको यहाँ पे
क्या किया गया था, जो हमारी गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे यहाँ पे बैन कर दिया था। बैन क्यों किया था, उन्होंने ये कहा था कि ये क्या कर रहा है, जो नेशनल इंटीग्रिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, इसके कुछ जो फैक्टर्स है उसको यहाँ पे ब्रीच किया जा रहा है। तो इन द नेम ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, इस बेसिस पर यहाँ पर जो सील्ड कवर और इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, जब उन्होंने यहाँ पे डिमांड करी, इसमें जब ये हाई कोर्ट में पूरा केस गया, पहले कर्नाटका हाई कोर्ट में ये पूरा केस गया, तो वहाँ पे बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमने सील्ड कवर में क्या किया है, जो भी आपने यहाँ पे प्रोविजंस को ब्रीच किया उसको बता दिया है। अब जब यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है तो उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि आपने कौन से यहाँ पे चीज़ों को ब्रीच किया है। ओके, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ये जो पूरा केस है उसको यहाँ पे पलट कर दिया, और यहाँ पे जो लाइसेंस यहाँ पे बैन किया गया था ये चैनल का, उसको यहाँ पे फिर से क्या कर दिया, रिन्यू किया है। ओके, तो एक इसको यहाँ पर क्या किया गया, एक लैंडमार्क प्रैक्टिस कहा गया है, जो इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सील्ड कवर के थ्रू, है ना, मतलब जो सील्ड एनवलप होते हैं उसमें यहाँ पे जजेस को प्रोवाइड कर दिया जाता है कि इसमें ये जो प्रोविजंस है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि the question that the state by distinguish the government from the nation, it is a judicial admonition against the misuse of the authority of national security to cover up the state arbitration। तो स्टेट का जो आर्बिट्रेशन है उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कवर अप किया जा रहा है थ्रू द रथॉरिक नेशनल सिक्योरिटी। जो नेशनल सिक्योरिटी इसका मिसयूज करके यहाँ पे स्टेट क्या कर रही है, अपने आर्बिट्रेशन को यहाँ पर कवर अप किया जा रहा है। ओके, इसलिए ये जो मीडिया वन केस है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसमें वेरियस केसेस की बात की गई है कि जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम, कई बार क्या होता है, द सेंटर कम एट द टाइम व्हेन सेंटर इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर कई बार क्या हुआ था, जब गवर्नमेंट यहाँ पर डेमोक्रेसी का जो ये हमारा इंस्टीट्यूशन है उसको डिस्टेबलाइज करी थी। इवन जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म को फेस किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस की बात की गई, इलेक्टोरल बॉन्ड केस, डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370, ड्रैगोनियन प्रोविजन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फ्रीडम, बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड एक्टिविस्ट GN साई बाबा। ओके, तो ये वेरियस यहाँ पर केसेस की बात की गई है जहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो डेमोक्रेसी का हमारा इंस्टीट्यूशन है उसको डिस्टेबलाइज किया था। इवन सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर इन केसेस के कारण बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा था। बट एनी हाउ जो अपेक्स कोर्ट है, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अपनी उन्होंने क्या कर ली, जो ग्लोरी है उसको यहाँ पर रीगेन करी। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से केसेस में, इन अनूप बारनावाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या हुआ, इट टुक अवे द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव की पावर थी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की, उसको यहाँ पर क्या कर लिया गया, उनसे दूर कर दिया गया। यहाँ पर फिर क्या बनाया गया, एक पैनल बनाई गई, कमिटी बनाई गई, जिसमें कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी। और वो क्या करेंगे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे अपॉइंट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो धीरे आगे चल के वेरियस यहाँ पे केसेस आते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट केस हमारा जाता है बॉम्बई केस 1994 में, जिसमें यहाँ पर हमने फेडरलिज्म और जो सेक्युलरिज्म का हमारा बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको यहाँ पे क्या किया था, होल्ड किया था। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है पुट्टा स्वामी केस 2017 का, जो आधार प्रोजेक्ट को डिसाइड करता था। यहाँ पर आइडिया ऑफ प्राइवेसी उसको यहाँ पे रिलेट किया गया, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेवल विदाउट द डायरेक्ट एंड इमीडिएट इनकाउंटर विद द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ, आइडिया ऑफ प्राइवेसी, हमारा जो प्राइवेसी है उसको यहाँ पे फंडामेंटल राइट बनाया गया। नेक्स्ट इसमें आ जाता है, देखिए तो इसमें ये बताया कि जो वेरियस केसेस के थ्रू यहाँ पर सुप्रीम, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक वैल्यू है उसको यहाँ पर अपहोल्ड करके रखा है। यहाँ पे वेरियस केस स्टडीज़ की बात की गई है कि किस तरीके से यहाँ पे जजेस ने, फॉर एग्जांपल सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऐसा हो रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो आपका पार्लियामेंट है, वो जो जुडिशरी है उसको कंट्रोल करने की बात करती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो वेरियस कंट्रीज़ हैं, इवन आप यहाँ पर देखेंगे इजराइल में कितना बड़ा भी इशू चल रहा है कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने क्या किया था, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसके बीच में यहाँ पे मेडल किया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहा था। अगर हम पोलैंड की बात करते हैं, पोलैंड में क्या हुआ था, बाय लोअरिंग द रिटायरमेंट ऑफ एज ऑफ जजेस, वहाँ पर जो जजेस की रिटायरमेंट की एज थी उसको यहाँ पे लो कर दिया था, कम कर दिया था। मतलब कि जो ओल्डर जजेस थे वो अब मतलब उस जो जज की पोजीशन है उसमें यहाँ पर नहीं बैठ सकते थे।
तो यहाँ पर भी उसके कारण भी बहुत ज़्यादा जो लोयलिस्ट गवर्नमेंट थी, फिर इसके थ्रू गवर्नमेंट जो थे उनके जो मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया जाता था एज अ जज। ओके, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में भी जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती है, आप सभी को पता है हमारे यहाँ कोलिजियम है, कोलिजियम यहाँ पे नाम सजेस्ट करती है और फिर वो गवर्नमेंट के पास भेजती है कंसिडरेशन के लिए कि आप इस नाम को क्या करिए, देखिए। बट यहाँ पर ये जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है उसमें भी जो पार्लियामेंट होती है बहुत ज़्यादा क्या करती है, डिले करती है। तो इसके कारण देखा जाता है कि देयर इज अ सम टाइम्स इवन पब्लिक एब्डोमिनेशन ऑफ द जुडिशरी बाय द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इंडिया में भी हम इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। द कोर्ट एंड द अपोजिशन, अब इसमें नेक्स्ट यही कहा जा रहा है कि कोर्ट एंड अपोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे कि देखिए, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट भी आपको मानना होगा कि हमारी बॉडी का मतलब किसी भी डेमोक्रेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब इसमें वेरियस केसेस की बात की गई है, इवन वेरियस केसेस नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं कि judges are increasingly being called upon the intervene to protect democracy और engage in the form of democratic hedging। यहाँ पे जजेस को बहुत ज़्यादा मतलब जुडिशरी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें कहा जाता है कि जो डेमोक्रेसी है और जो डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी क्या करें, यहाँ पर इंटरवीन करें। बट यू हैव टू इंश्योर दैट कि यहाँ पे हमारी क्या हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी है और जो जुडिशरी का, देखिए जुडिशरी का मेन काम क्या है, आपको यहाँ पर फ्री एंड फेयर इंसाफ दिलाना है ना, न्याय दिलाना, ये जुडिशरी का जस्टिस दिलाना, ये उसका मेन रोल है। यहाँ पर जो बेसिक जो पार्लियामेंट है, जो डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक फीचर्स हैं उसको अपहोल्ड करने का काम किसका हो जाता है, हमारा पार्लियामेंट का हो जाता है। ऑल्दो दे आर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो जुडिशरी है और पार्लियामेंट है एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस को स्टैब्लिश करते हैं, बट स्टिल यहाँ पर क्या है, जुडिशरी का ये काम नहीं है। इसलिए यहाँ पे जैसे कई बार केसेस आते हैं कि जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पर केस लेके जाती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पे आर्बिट्रेटरी यहाँ पर रूल कर रही है। तो यहाँ पर जुडिशरी क्या कर सकती है, इस तरीके की चीज़ों को यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकती है, कह सकती है कि देखिए दिस इज हाउ द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स वेरी फ्रॉम द अपोजिशन पॉलिटिक्स। The court can only put forth the judicial or constitutional checks against the aggressant state। यहाँ पर जुडिशरी का सिर्फ ये काम है कि वो क्या कर सकती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेक है उसको यहाँ पे सामने रख सकती है। जुडिशरी का ये काम नहीं है कि यहाँ पर वो क्या करें, अपोजिशन के जो उनके पर्सनल ग्रीवेंसेस है उनको यहाँ पर क्या करें, उनकी सुनवाई करें। ओके, ऑल्दो उनके जो पर्सनल ग्रीवेंसेस हो सकते हैं वो यहाँ पर लेजिटिमेट हो सकते हैं, बट ये जुडिशरी का क्या है, काम नहीं है, जुडिशरी का रोल नहीं है। ओके, तो इसमें यही बताया गया, इसमें मतलब कि इस आर्टिकल में यही बताया कि किस तरीके से वेरियस जजमेंट ने यहाँ पे क्या किया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है उसको यहाँ पे अपहोल्ड करके रखा हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन येमेन। इसमें येमेन की बात की गई कि येमेन में क्या हो रहा है, 2011 से अगर हम देखें तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है। कन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है कि 2011 में येमेन के जो प्रेसिडेंट थे, आप ये येमेन को यहाँ पर देख सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया है, ये ईरान है, ये यहाँ पर इसका बॉर्डर किसके साथ लगता है, येमेन के, सऊदी अरेबिया का येमेन के साथ लगता है। यहाँ पे नेक्स्ट कंट्री आ जाती है आपकी ओमान। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 2011 में जो उनके प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला सालेह, उन्होंने अपनी जो पावर है वो किसकी दे दी थी, उनके जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे उनको यहाँ पे पूरी पावर दे दी। अब जो उनके डिप्टी प्रेसिडेंट थे एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, तो इसके कारण उनकी जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी उसको यहाँ पे वो टैकल नहीं कर पाए। जब वो टैकल नहीं कर पाए तो येमेन में यहाँ पे दो ग्रुप के लोग रहते थे, एक शिया कम्युनिटी के एक तरीके से कह सकते हैं, जो शिया जो सेक्ट है उसको यहाँ पे फॉलो करते थे, और दूसरे यहाँ पे जो सुन्नी सेक्ट है उसको यहाँ पे फॉलो करते थे। दो हाउदी बैक्ड बाय ईरान टुक एडवांटेज, तो यहाँ पे जो ईरान के थ्रू यहाँ पे बैक किया जाता है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो जब उन्होंने देखा कि ये जो डिप्टी पावर है वो कैपेबल नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, जो पूरी पावर है उसको यहाँ पे बैकअप कर लिया और जो ये वीक पावर थी उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब उन्होंने कैप्चर हुआ तो हमने यहाँ पे देखा एक दूसरा ग्रुप था जिसको यहाँ पे सऊदी अरेबिया क्या कर रहा था, लेड कर रहा था। अब जब सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे उसको लेड किया तो दोनों के बीच में यहाँ पर क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया। कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ, आप सभी को पता है कि जो ईरान है, ईरान में शिया जो सेक्ट है उसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है, उस सेक्ट को माना जाता है ज़्यादा, और जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे जो सुन्नी सेक्ट है उनको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पे पूरा कन्फ्लिक्ट होता गया, और ये जो कन्फ्लिक्ट है स्टिल 2000 अभी तक
2011 से ही चल रहा है, ये 2014 तक यहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने क्या किया था, सन्ना जो कैपिटल है येमेन को, उसको यहाँ पे पूरा कैप्चर कर लिया था। सादा प्रोविंस था, तो जो मतलब ईरान लेड वालों ने इसको पूरा यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। स्टिल ये जो वॉर है अभी भी यहाँ पर चल रहा है। ये बट कब डिसकंटिन्यू हुआ था, जब रमज़ान का जो 2 महीना आता तो उस वहाँ पर कुछ 2 महीने के लिए इसको सीज फायर किया गया था। ओके, इसके कारण हम देख रहे हैं कि यूएन में अभी एक्चुअली हुआ ये है कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, यहाँ पे 3 से स्टॉकहोम एग्रीमेंट है, उसको यहाँ पे साइन किया गया था 2018 में। येमेन ने इसको, जो वॉरिंग पार्टीज थी, दोनों जो पार्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था, सऊदी लेड कोलिशन एंड प्रो येमेन गवर्नमेंट और ईरान बैक्ड हौथीज जो थे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। ओके, तो यहाँ पे इन पार्टीज ने 2018 में एक एग्रीमेंट साइन किया था। उसमें यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स थे। कौन कौन? हुदाया एग्रीमेंट, प्रिजनर्स एक्सचेंज एग्रीमेंट एंड ताइज एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो प्रिजनर्स एक्सचेंज एग्रीमेंट है, यहाँ पे प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ है। 887 जो डिटेंडीज थे, तो यहाँ पे टाइम टू टाइम कुछ लोग स्विट्जरलैंड में थे, सारी चीजें थी, तो उनको यहाँ पे जो प्रिजनर्स है उसका एक्सचेंज यहाँ पर किया गया है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। इसमें देखिए येमेन से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राइसिस भी फेस करना पड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वॉर के बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए। द कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूज टू टेक हैवी रोल ऑन येमेन सिविलियंस, मेकिंग येमेन द वर्ल्ड वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इस टाइम पे जो येमेन है वर्ल्ड के वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में है। यूएन एस्टिमेट दैट सिविलियन कैजुअलिटी टोल्स एक्सीडेड 1500 किल्ड और इंजर्ड। 22 million Yemenis remained in need of assistance. 8 million at a risk of famine and cholera outbreak has affected 1 million people. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो उनकी बेसिक नीड्स है वो भी इस टाइम पर क्या हो रही है, फुलफिल नहीं हो पा रही है। आज के टाइम पर अगर हम देखें तो येमेन क्या है, येमेन में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इट हैज़ लॉस्ट $90 बिलियन ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट एंड मोर देन 6 लाख पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि येमेन की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी पर यहाँ पर क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज एंगर इन कीवीज एज पुतिन विजिट यूक्रेन फ्रंटलाइन रीजन्स। अब ये एक्चुअली कुछ नहीं, यहाँ पे जो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो यहाँ पे यूक्रेन के जो 2 फ्रंटलाइन रीजन्स है उसको यहाँ पे विजिट किया। इसकी वजह से यहाँ पे कीवी में मतलब कि यूक्रेन में हमें क्या देखने को मिला, थोड़ा सा एंगर देखने को मिला। यूक्रेन टर्म्स इट अ टूर और सीन ऑफ रशियन क्राइम्स। रशियन प्रेसिडेंट टू विजिट कम एज चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर इज इन मॉस्को एंड डेमोन्स्ट्रेट्स बीजिंग डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्गर टाइज रशिया। तो इसमें बस यही बताया गया कि इस टाइम पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और जो रशिया के प्रेसिडेंट है, उनकी यहाँ पे कंटिन्यूसली मीटिंग चल रही है। तो यहाँ पे इन दोनों की जो टाइज हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं। इसी के चलते यहाँ पर हमने ये देखा कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने यहाँ पे यूक्रेन की जो फ्रंट लाइन्स उसको यहाँ पे विजिट किया, जिसके कारण वहाँ पर यूक्रेन ने कहा है कि ये क्या है, उन्होंने ये क्राइम किया, जो इस सीन को एज अ क्राइम उन्होंने डिफाइन किया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया चाइना स्नैप अप रशियन ऑयल इन अप्रैल अवर प्राइस गैप। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जैसे कि आप सभी जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है। और यहाँ पर जो सैंक्शंस लगा है उसमें जो ऑयल है उसको ऑयल कैप को यहाँ पे डिफाइन किया गया था। वेस्टर्न प्राइस ने $60 पर बैरल को ये जो प्राइस कैप यहाँ पर क्या किया था, डिफाइन किया था। इसके अबव आप नहीं जा सकते। बट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया और चाइना ने इस जो ये गैप प्राइस कैप है इसको यहाँ पर नहीं माना। इवन इससे ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ पर एग्री नहीं किया। इवन जो प्राइस कैप है इससे ज़्यादा उन्होंने क्या किया, उससे परचेस किया। इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ सी बॉर्न सप्लाई ऑफ द यूरल्स ग्रेड सो फॉर दिस मंथ विद and China is about 20%. Reuters calculations shows lower freight rates and smaller discounts for Ural against global benchmark nudged the daily price of the grade back above the cap earlier in the earlier April from a period of trading below. Okay, तो इसमें बस यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो वेस्ट ने ये होप किया था कि अगर हम प्राइस गैप लगा देंगे तो जो ऑयल परचेस है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। बट यहाँ पर हमने क्या देखने को मिला, जो इंडिया और चाइना ने जो सैंक्शंस लगाएगा रशिया के ऊपर उसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया। ओके, नेक्स्ट इसमें इंडिया प्लान्स टू अपील अगेंस्ट WTO रूलिंग ऑन IT टैरिफ्स। यहाँ पे WTO क्या है, इंडिया इज प्लानिंग टू अपील अगेंस्ट द रूलिंग बाय द पैनल एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वॉलेट द ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन IT प्रोडक्ट्स। जो IT प्रोडक्ट्स है उसमें क्या कर रहा है WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे टैरिफ ट्रेडिंग के जो रूल्स हैं उसको वॉलेट किया जा रहा है बाय इम्पोजिंग टैरिफ।
मतलब जो जितने भी हमारे आईटी प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर यहाँ पे टैरिफ्स को इम्पोज किया जा रहा है, किसके थ्रू, WTO के थ्रू। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, जो ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स है उसको वॉलेट कर रहा है। तो इसी के चलते इंडिया यहाँ पे प्लान कर रहा है क्या कि इसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो हमारा इंटरनेशनल पैनल है तो उसके अगेंस्ट में प्लान किया जा रहा है कि इसके अगेंस्ट में अपील की जाएगी। ओके, अब फर्दर यहाँ पे आगे क्या निकल कर आते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया होगा। आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो कमेंट में एक बार एक कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एडोवर्स न्यूज़ एनालिसिस। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।